नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाने वाले हैं और याद रखिएगा 2018 से अब तक कम से कम इस वीडियो से कम 5 से 6 नंबर आपके पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा लगाइएगा, ठीक है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इसके पहले हमने कई पार्ट आपके अपलोड कर दिया, तो उसको भी आप कह सकते हैं प्ले लिस्ट के माध्यम से आप लगा सकते हैं। और आपको करंट अफेयर के वीडियो बनाए गए हैं तो उनको भी आप करंट अफेयर लगा सकते हैं। चलते हैं स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गौतम बुद्ध का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन राइट आपका थर्ड हो जाएगा, सिद्धार्थनगर। कहाँ पर हुआ था? सिद्धार्थनगर में हुआ था। याद रखिएगा कि जन्म जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, लुम्बिनी ग्राम में, ठीक है। जो कि शाक के क्षत्रिय कुल से थे और 563 ईस्वी में इनका आपका जन्म हुआ था, ठीक है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोधन, ठीक है। और 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तभी से ये बुद्ध कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था आपके ऑप्शन फर्स्ट सारनाथ में, ठीक है। सारनाथ में एक डियर पार्क है, ठीक है। सारनाथ का जो एक पार्क है उसे पार्क बोलते हैं डियर पार्क, ठीक है। वहां पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और इस उद्देश्य को बोला गया था धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन। या एक पॉइंट और आपका होगा जो दिया था सारनाथ में, तो ऋषिपत्तनम। सारनाथ को एक जगह पहले नाम बोल लेते थे श्री ऋषिपत्तनम, ठीक है। ऋषिपत्तनम या मृगदाव नाम आपके सारनाथ का ही है, ठीक है। कुछ भी नाम आ सकता है, या तो सारनाथ आ सकता है, या डियर पार्क आ सकता है, या ऋषिपत्तनम हो सकता है, या मृगदाव हो सकता है। ये आपके हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? यह हुआ था आपके बदायूं में, ठीक है। बदायूं में हुआ था, आपके 1236 ईस्वी में हुआ था। और ये महान चिश्ती सूफी संत निजामुद्दीन औलिया हैं, ठीक है। और ये सूफी संत बाबा फरीद के शिष्य थे, ठीक है। संत आपके थे बाबा फरीद के, ये आपके शिष्य थे, ठीक है ना। और लगभग आपके 1325 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि जियाउद्दीन बरनी किस जनपद का निवासी था। जियाउद्दीन बरनी, तो जियाउद्दीन बरनी जो कि बुलंदशहर जिले के बरन के निवासी थे। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। बुलंदशहर के जो आपका बुलंदशहर जिला है उसके बरन के निवासी थे, ठीक है ना। और ये मोहम्मद बिन तुगलक तथा फिरोज शाह तुगलक के साथ रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5 है गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी। महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु से संबंधित है, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण आपके 483 ईस्वी में कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में आपके 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर, या इसे एक नाम दिया जाता है कुशीनारा, या इसे कस्या, मतलब देखो कुशीनगर या कस्या या कुशीनारा, ये 3 नाम होते हैं। अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6 है अमीर खुसरो का जन्म किस जनपद में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था 1223 ईस्वी में। कब हुआ था? 1223 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कासगंज में हुआ था, ठीक है। 1223 ईस्वी में पटियाली के कासगंज में हुआ था, ठीक है। और वह फारसी भाषा के महान कवि व इतिहासकार थे। इन्हें तोता ए हिंद भी कहा जाता है, ठीक है ना। और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट कर आपसे बीरबल का जन्म किस जनपद में हुआ था। बीरबल का जन्म हुआ था कहां पर? तो ये हुआ था जालौन के कालपी नामक स्थान पर 1528 ईस्वी में। ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। जालौन के कालपी नामक स्थान पर आपके 1528 ईस्वी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका मूल नाम पूछा जाता है तो इनका मूल नाम महेश दास है, ठीक है, महेश दास। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि राजा टोडरमल का संबंध किस जनपद से है। राजा टोडरमल का संबंध किस जनपद से है? तो ये आपका जो संबंध है आपके ऑप्शन 4 सीतापुर से है, ठीक है। कहाँ से है? राजा टोडरमल का संबंध सीतापुर जनपद के लहरपुर गांव से है, ठीक है। सीतापुर जनपद के लहरपुर गांव से है। और अकबर के काल में इनको दीवान का पद दिया गया था और इन्होंने दासाला बंदोबस्त व्यवस्था और भू व्यवस्था को नवीन रूप या स्वरूप दिया था। नेक्स्ट
नेक्स्ट कर आपसे, राजा टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। तो अभी हमने बताया दासशाला व्यवस्था या भू व्यवस्था को दिया था, ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर 10 नंबर कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म, जो कि महान वीरांगना थी, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वाराणसी में हुआ था। इनके बचपन का नाम मनु था एवं मनु के साथ साथ एक नाम और भी होता है, मनु एवं मणिकर्णिका। ठीक है, मणिकर्णिका था, ठीक है, इनके बचपन का नाम। और लक्ष्मीबाई पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र मोरोपंत की पुत्री थी। ठीक है, मोरोपंत की पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 11 नंबर, अबुल फजल का जन्म किस जनपद में हुआ था? अबुल फजल का जो जन्म हुआ था 1550 ईस्वी में आगरा में हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, आगरा में हुआ था। ये शेख मुबारक के पुत्र व शेख फैजी के छोटे भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है यहाँ पर, शेख फैजी का संबंध किस जनपद से है? शेख फैजी का संबंध किस जनपद से है? तो ये जनपद है आपका आगरा। ठीक है ना, शेख फैजी या इन्हें अबुल फजल भी कहा जाता है। इनका भी जन्म आपका जो 1550 ईस्वी में आगरा में हुआ था। ठीक है, अतः अबुल फजल आगरा जनपद से संबंधित है। नेक्स्ट कर आपसे, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की गई? ये की गई थी आपके अलीगढ़ में। ठीक है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1878 ईस्वी में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। ठीक है ना, इन्होंने मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए अलीगढ़ आंदोलन भी चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ था। ठीक है, ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, गंगाधर राव से हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं तभी इनका जो नाम था मनु से लक्ष्मीबाई हो गया था। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर कह रहा है 15 नंबर, अजीजन बेगम का संबंध किस जनपद से है? अजीजन बेगम का संबंध किस जनपद से है? ये संबंध है आपके लखनऊ से। कहाँ से है? अजीजन बेगम का जो जन्म हुआ था लखनऊ में हुआ था और परिस्थितिवश ये कानपुर में जाकर तवायफ काम करने लगे थे। तो वहीं पर इनकी मुलाकात नाना साहब से हुई थी। ठीक है, और इन्होंने 1857 के विद्रोह में इन्होंने नाना साहब के आह्वान पर अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए महिलाओं को संगठित किया था। ठीक है ना, और महिला दल नेता बनाया था। नेक्स्ट कर आपसे, बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? बेगम हजरत महल, तो बेगम हजरत महल ने जो नेतृत्व किया था वो किया था आपके लखनऊ से। ऑप्शन राइट आपका 16 का बी हो जाएगा। आपको याद है कि जो लखनऊ है, लखनऊ मतलब अवध। ठीक है, अवध के अंतिम नवाब की पत्नी थी बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में अपने नाबालिग पुत्र विरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित करके लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? नाना साहब का वास्तविक नाम बहुत ही बार पूछा गया है, पिछली बार लोअर पीसीएस में पूछा गया था। तो नाना साहब का वास्तविक नाम धोंधू पंत है। ठीक है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, धोंधू पंत था। और उनका पालन पोषण अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड ने अपने दत्तक पुत्र के रूप में बिठूर में किया था। ठीक है, और आपको पता होगा कि 1857 के विद्रोह में इन्होंने कानपुर से नेतृत्व किया था। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 18 है कि नाना साहब ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया? तो अभी हमने बताया कि इन्होंने कहाँ से किया था, आपके कानपुर से किया था। ठीक है ना। अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम रखा था, अतः वे नेपाल के जंगलों में भी चले गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 19 नंबर है, तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन आपका आया था तात्या टोपे से। तो तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम था 19 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग इनका जो कह सकते हैं मूल नाम था। ठीक है, और ये लक्ष्मीबाई के साथ साथ इनका भी पालन पोषण बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय की देखभाल में ही हुआ था। ठीक है ना, और पेशवा ने ही इनको तात्या टोपे नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, फिर आपसे तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था? तो तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो आपकी कहां से किया था? यहाँ पर 20 का ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, आपके झांसी से। याद रखिएगा कि 1857 के विद्रोह में बिठूर, झांसी, कालपी
टोपी आदि स्थानों पर तात्या टोपे अपने अद्वितीय साहस वीरता से अंग्रेजों को भयभीत कर दिया। और नरवर के राजा थे आपके राजा मानसिंह के धोखे देने के कारण 7 अप्रैल 1857 को गिरफ्तार कर लिया गया और आपके अप्रैल 1859 में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन आपका ग्वालियर नहीं है, याद रखिए ग्वालियर नहीं है, इस कारण से आंसर आपका यहाँ पर जो डी सही है झांसी। वैसे अगर ऑप्शन ग्वालियर होता तो ग्वालियर बिल्कुल राइट माना जाता। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर कह रहा है 21 नंबर, पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म किस जनपद में हुआ? पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म किस जनपद में हुआ था? ये हुआ था 21 का ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा आपके इलाहाबाद में। ठीक है। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 27 दिसंबर 1861 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था और 1902 ईस्वी में वे संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के लिए निर्वाचित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर कह रहा है 22 नंबर कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये किया था आपके पंडित मालवीय ने। ठीक है। किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने भारतीयों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया और इसी उद्देश्य से उन्होंने 1918 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना आपके की। ठीक है। और वर्ष 1946 में इनका मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट कर आपसे मोतीलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? मोतीलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1861 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इलाहाबाद में हुआ था। इनकी गणना भारत के प्रभावशाली वकीलों से की जाती है। ठीक है। इन्होंने 1919 ईस्वी में कांग्रेस के अमृतसर और आपके 1928 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 24 है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, CR दास, अर्थात 2 लोग मिलके चित्तरंजन दास और आपके मोतीलाल नेहरू, इन्होंने आपके 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट कर आपसे स्वराज पार्टी का गठन कहां पर किया गया? तो आपके स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में, ठीक है, 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में किया था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इलाहाबाद में किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था? रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपके शाहजहांपुर में। ठीक है ना। रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था शाहजहांपुर में 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, रामप्रसाद बिस्मिल को कहां पर फांसी दे दी गई? रामप्रसाद बिस्मिल को कहां पर फांसी दे दी गई थी? ये दी गई थी आपके ऑप्शन बी, गोरखपुर में। कहां पर दी गई थी? गोरखपुर में आपकी इनकी फांसी दी गई थी। ठीक है। और यहां पर कह सकते हैं इन्होंने एक वर्ड कहा था। क्या कहा था? सरपरोसी की तमन्ना। ठीक है। ये शब्द इन्होंने ही दिया था, रामप्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट कर आपसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ये किए थे आपके चंद्रशेखर आजाद ने। ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने 1924 ईस्वी में कानपुर में की थी। ठीक है ना। और यह संगठन अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का एक संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था आपके उन्नाव में हुआ था। ठीक है। कहाँ हुआ था? चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को उन्नाव में हुआ था और वो काशी में संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे और इसी दौरान मात्र 14 वर्ष की अल्पायु में इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू हो गया। याद रखिए आपके उन्नाव में एक पक्षी विहार भी है। ठीक है। पक्षी विहार है, उन्नाव पक्षी विहार, जिसका वर्तमान नाम जो रख दिया गया चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। क्यों? क्योंकि इनका जन्म यहीं से हुआ था, इसी से रिलेटेड कर दिया गया है। से लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? आपका पहला प्रश्न कह रहा है आपसे कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा था किसने रखा था? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। सभी के जवाब आने शुरू हो गए हैं और राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू रखा था। ठीक है। कब रखा था? तो आपके 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था और यही प्रस्ताव जो था वो आगे चल के आपके कह सकते हैं संविधान की प्रस्तावना आपकी बनी थी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं। क्या आपसे राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय जो कि इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, इसको मैप से आपको
आपको थोड़ा समझा देते हैं कि जैसे आपका ये भारत है और भारत के बाहर भी जैसे आपका विदेश है, यहाँ भी कोई कंपनी अपने भारत की है, यहाँ भी कंपनी है, समस्त जो उत्पाद होता है तो ये समस्त उत्पाद ही आपको कह सकते हैं राष्ट्रीय आय होती है, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ पर डी दिया है कि यह एक वर्ष में देश के बाहर निर्मित सभी वस्तुओं का और सेवाओं का धन मूल्य ही होता है आपका जो आपका राष्ट्रीय आय होती है। और राष्ट्रीय आय में अगर उस देश की जनसंख्या से भाग दे दिया जाए तो प्रति व्यक्ति आय निकल आती है। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अनिवार्य बचत का संबंध किससे है? 93 के जवाब दीजिए। अनिवार्य बचत जिसे बोल देते हैं हम लोग फोर्स सेविंग्स बोल देते हैं, तो यहाँ पर अनिवार्य बचत होता है कि वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी या वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता न होने के परिणाम स्वरूप खपत की कमी है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, जिसका जवाब यहाँ पर आपका सी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बाल तथा सॉकेट ज्वाइंट का एक उदाहरण है? आपके बॉडी में देखते हैं कि हड्डियां होती है और हड्डी में एक बाल ज्वाइंट और एक होता है सॉकेट ज्वाइंट होता है, तो ये आपका कहां पर पाया जाता है? क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी? चलिए यहां पर बताइए, हिस्ट्री क्वेश्चन आपसे है, सबसे पहली घटना आपकी कौन सी घटी थी? यहाँ पर 95 का ऑप्शन राइट, बताइए भाई, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है यहाँ पर 95 का ऑप्शन राइट आपको यहाँ पर सी हो जाएगा। सबसे पहले आपकी साइमन कमीशन का आगमन हुआ था, ठीक है, कब हुआ था? साइमन कमीशन का आगमन हुआ था और ये आपका आया था फरवरी 1928, डेट याद रखिएगा, फरवरी 1928 को, फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आया था। फिर इसके बाद कह सकते हैं, देखो डांडी मार्च की बात करें तो डांडी मार्च जो आया था वो आपका 12 मार्च 1930 को आया था, ठीक है, डांडी मार्च कब आया था? 12 मार्च 1930 को आया था। भारत छोड़ो आंदोलन आपका 9 अगस्त 1942 को हुआ था। वहीं पर गांधी इरविन समझौता आपका हुआ था 5 मार्च 1931, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट रट लीजिए, यहां से क्वेश्चन आपका संभावना है कि मिल सकते हैं और मिलते हैं यहां से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि आहार नाल एक लंबी नली है जो विस्तारित है, तो बताइए भाई आहार नाल जो होती है वो कहां से कहां तक आपकी जाती है? ये नली आपकी जाती है, ऑप्शन राइट, आपके मुख से लेके गुदा तक जाती है आपकी आहार नाल, जिसका जवाब डी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो आप देखते हैं कि दल बदल जो कानून आपका है, जिसे कि कह सकते हैं विरोधी कानून आपका है, ये किस अनुसूची में है? तो ये भाई किस अनुसूची में है, इसका जवाब दीजिए यहाँ पर। राइट आंसर आपका हो जाएगा 97 का डी हो जाएगा आपकी 10वीं अनुसूची में। और ये जो संशोधन हुआ था वो आपका 52वें संविधान संशोधन के तहत आपका ये कानून लाया गया था, ठीक है, दरबदल। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि उच्च वोल्टेज अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार का इंसुलेटर उपयोग किया जाता है? उच्च वोल्टेज अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार का इंसुलेटर उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका ऑप्शन राइट ए हो जाएगा आपका निलंबनकारी, ठीक है। कौन सा? आपका निलंबनकारी होता है। आप लोग इंग्लिश में अगर देखा जाए तो आप लोग निलंबनकारी में इसे कह सकते हैं कि एक विद्युत रोधी या इंसुलेटर के वे पदार्थ होते हैं जो तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं, ठीक है, विरोध करते हैं, निलंबन प्रकार, अथवा इन्हें बोल देते हैं पिन टाइप बोल देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? बताइए भाई, सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो आपका कहां पर है? ये आपका देखिए, हम आपको ऐसे मैप में बताते हैं, जो आपका ध्रुव होता है यहाँ पर, ध्रुवों में यहाँ पर सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। सबसे कम कहाँ होता है? तो आपकी भूमध्य रेखा पर होता है। सबसे कम कहाँ? भूमध्य रेखा पे होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? आप देखते हैं कि रात्रिचर प्राणी हैं और रात में ही ज्यादा कह सकते हैं कि इनको दिखता भी है, उड़ते भी हैं। ये किस कारण से है? तो कारण इनका होता है ऑप्शन राइट बी, कह सकते हैं उनकी टांगे 100 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, वे परासरब ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती हैं, ठीक है। क्या करते हैं? वो परासरब ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती हैं, इस कारण ये अंधेरे में रात में उड़ सकते हैं। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तब पहुंचने पर तरंगदैर्घ्य कैसा होता है? इसको समझने के लिए आपको कुछ पॉइंट समझना पड़ेगा। मतलब देखिए, जब आपका चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है ना, तो क्या बोलते थे, कृष्ण विवर चारों तरफ से होता है, जिसे आप लोगों ने कैरोना नाम सुना, कैरोना। जब कैरोना होता है तो कुछ इसका पोर्शन आपका छुप जाता है, तो छुप जाता है तो ऐसी स्थिति में जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर आपका ताप बढ़ने पर घट जाता है, याद रखिएगा। इसका जवाब आपका जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि मूंगे की चट्टानों के
संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपका है और नया क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चे इसको गलत कर सकते हैं। मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने जो समुद्री पार्क घोषित किया है वो किया है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, आपके कच्छ की खाड़ी को किया है। याद रखिएगा, आपके 1982 में समुद्री पार्क के रूप में आपका घोषित किया गया था, ठीक है, कच्छ की खाड़ी को, ठीक है ना। तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? यहाँ पर नई शब्द आपका दिया है, तो भाई बताइए आपके जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है मूल अधिकार, ये आपको कौन सा है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यहाँ पर अभिव्यक्त मतलब होता है बोलने से। तो याद रखिए, ऐसा नहीं है कि विदेशी लोग आते हैं और बोलते नहीं है, मतलब हर एक चीज़ में बोलने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर किसी न्याय पर इनको नहीं बोल सकते हैं, किसी ऐसी जगह पर नहीं बोल सकते जो इनको अनिवार्य नहीं किया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बोल नहीं सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन ये किसी ऐसे मामले पर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है इस समय। तो मुख्य आयरन और स्टील उद्योग जो किस पठार में है? 104 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आपके छोटा नागपुर पठार में। कहाँ पर भैया? आपके छोटा नागपुर के पठार में आपका ये है, जो आपके कह सकते हैं, ठीक है। छोटा नागपुर पठार जो आपको पड़ता है, या पठारी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम, ठीक है, पश्चिम बंगाल के भी कुछ भाग में है, ये आपका उद्योग आपका विस्तारित है, आपका छोटा नागपुर पठार। चलिए नेक्स्ट कि विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। प्लावी मतलब होता है कि तैरता हुआ, ठीक है, तैरता हुआ होता है, और ये आपके भारत में ही है, आपके मणिपुर में केबुल लामजाओ, ठीक है। ये विश्व का तैरता हुआ पार्क है, जिसे आप लोग जानते हो लोकटक झील। तो लोकटक झील में ही ये आपका है, उसी के अंदर बना हुआ है, जो कि 40 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी, ए नंबर हो जाएगा, मणिपुर में। जो मणिपुर में आपकी लोकटक झील है, तो लोकटक झील में ही है आपका पार्क है केबुल लामजाओ, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो भाई डेल्टा कौन नहीं बनाती है? तो डेल्टा यहाँ पर आपकी वो नदी नहीं बनाएगी जो आपकी कह सकते हैं कि आपके बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, अपितु वो आपकी अरब की सागर में गिर रही होगी, वो डेल्टा नहीं बनाएगी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी आपकी डेल्टा नहीं बनाती है, बल्कि ये एक कह सकते हैं एस्चुरी जैसा निर्माण करती है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीप भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन है? आपके प्रायद्वीप भारत मतलब ये हुआ, ये जो आपका नीचे वाला आपका भारत है, इसमें सबसे ऊंची चोटी जो पर्वत है वो आपकी कौन सी है? 107 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, अन्नाईमुड़ई, ठीक है। तो आपके कह सकते हैं अन्नामलाई पहाड़ी की जो ऊंची चोटी है वो आपकी अन्नाईमुड़ी है। इसके बाद आपकी आती है नीलगिरी। नीलगिरी की जो ऊंची चोटी है आपकी दोडारबेटा। समझ में आ गया ना। तो सबसे ऊंची चोटी कौन है? अन्नाईमुड़ी। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अगला है कि भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? सबसे लंबा समुद्री तट, जो कि हमेशा से छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक में क्वेश्चन आप पूछा जाता है ये। तो ऑप्शन राइट आपका बिल्कुल सभी का जवाब आ रहा है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, गुजरात का सबसे ज्यादा आपका है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? भारतीय मानक समय अर्थात आपका जो भारत का जो मानक समय है वो आपका कौन सा यहाँ पर है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, 82.5। अर्थात जो पूर्वी देशांतर है, तो इसको आपको अगर देखा जाए तो आपके जो भारत से ये रेखा जाती है 5 राज्यों से होकर आपकी जाती है, ठीक है। जो कि यूपी में आपकी कहाँ से जाती है? तो यूपी में इलाहाबाद के नैनी से होकर आपकी ये गुजरती है, और यह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आपके आगे रहती है। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? गीता रहस्य नामक ग्रंथ है, किसके द्वारा लिखा गया है? 110 का जवाब दीजिए यहाँ पर। 110 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो जिसका जवाब यहाँ पर बी आया है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि भारत में प्रांतीय कह सकते हैं स्वायत्तता शुरू की गई थी। तो ये भाई कब शुरू की गई थी प्रांतीय में? 111 का जवाब दीजिए भाई। 111 का ऑप्शन राइट आपका जो हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उत्तर प्रदेश में आसरा योजना लागू की गई। उत्तर प्रदेश में आसरा योजना जो आपकी लागू की गई थी, तो वो कब लागू की गई थी बताइए भाई। तो ये लागू की गई थी, ऑप्शन राइट देखिए, काफी पुराना क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ये किया गया था ऑप्शन राइट आपका बी, आपके सन 2013 से, ठीक है। जनवरी 2013 से आपके राज्य मंत्रिमंडल परिषद ने आसरा आवास योजना के क्रियान्वयन के लिए कह सकते हैं मंजूरी प्रदान की थी। इस योजना का संचालन नागरिक रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन के विभाग द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे
कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। बिल्कुल प्यारा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, सभी का जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, थारू जनजाति है। ठीक है ना, थारू जनजाति आपके उत्तराखंड के नैनीताल जिले में और कह सकते उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के ज्यादा क्षेत्रों में आपकी निवास करती है। ठीक है, तो थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है और कहा जाता है कि ये किरात वंश से संबंधित जनजाति है, अपने पूर्वजों को एक रोटी के रूप में एक दान जैसे करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था। बताइए भाई, कानपुर आप देख सकते हैं कि जो 1857 की क्रांति हुई थी तो उसमें कानपुर का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था। 114 जवाब दीजिए। 114 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, आपके नाना साहेब। कौन हो जाएंगे? नाना साहेब हो जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी का, डी नंबर नाना साहेब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो भाई फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक जो कि भारत में माना जाता है, किसे माना जाता है? 115 का जवाब दीजिए यहाँ पर सभी लोग। 115 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, आपके कोलबर्ट को माना जाता है। याद रखिएगा कि कोलबर्ट के अनुरोध पर आपके 1664 में कंपनी देश इन देश ओरिएंटल की स्थापना हुई और उसे ही भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक आपका माना जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पहले आए थे। सबसे पहले जो आपके आए थे भारत में कौन आए थे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी का जवाब आने शुरू हो गए हैं और बिल्कुल राइट आंसर आपका सभी का आ रहा है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। देखो अगर देखा जाए तो पुर्तगाली आगमन के बाद डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी थी। तो भाई भारत में मुगल साम्राज्य की अगर देखा जाए तो ये हुई थी किसके बाद? 17 का जवाब दीजिए यहाँ पर, 117 का बिल्कुल सही जवाब है। ये हुआ था ऑप्शन राइट आपका डी, पानीपत की पहली लड़ाई, है ना। पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी आपकी 21 अप्रैल आपके 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी और इसमें इब्राहिम लोदी हार गए थे और बाबर ने यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, जवाब दीजिए। 118 का ऑप्शन, 118 का ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा आपके मुगल सराय में। याद रखिएगा मुगल सराय में है। ठीक है, मुगल सराय क्षेत्र के अगर शुद्ध देखा जाए तो मडुवाडी जो कि वाराणसी के पास है। ठीक है, अगर शुद्ध देखा जाए तो आपका ये आपके मडुवाडी वाराणसी में, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट कर आपसे, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। बाजार विनिमय जो प्रणाली है ये प्रारंभ की गई थी, या आपकी किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। 119 का ऑप्शन राइट, बिल्कुल सभी का जवाब आ रहा है यहाँ पर, बिल्कुल सब बस बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आपकी शुरू की गई थी व्यवस्था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस चोल शासक ने नई राजधानी आपकी गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माण किया था। ये क्वेश्चन आपका इस समय बहुत पूछा जा रहा है। गंगईकोंड या कह सकते हैं गंगईकोंड की एक उपाधि भी धारण किया था, है ना। तो आपकी नई राजधानी गंगई चोलपुरम का निर्माण किया था। 120 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शक संवत किसने और कब शुरू किया था। शक संवत किसने और कब शुरू किया था। 121 का ऑप्शन बताइए। 121 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, सभी के आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर, कनिष्क ने 78 ईस्वी में कह सकते हैं आपके शक संवत को प्रारंभ किया था। किसने? आपके कनिष्क ने किया था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य पूछा है। 122 का जवाब दीजिए यहाँ पर। 122 का ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, आपका कथक हो जाएगा। याद रखिए ये आपके यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। सबका जवाब है बिल्कुल सही है। और याद रखिएगा कि ये जो आपका नृत्य है परंपरा 3 प्रमुख घराने हैं आपके, लखनऊ घराना, द्वितीय देखा जाए तो जयपुर घराना और तृतीय देखा जाए तो बनारस घराना। ठीक है, तो याद रखिए आपका यूपी हो जाएगा, अर्थात कथक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। 123 का जवाब आपको देना है। तो यहां पर उसके उत्थान के लिए जो था ये था बिंबसार। याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये बिंबसार मगध की गद्दी पर लगभग आपका देखा जाए तो 544 ईस्वी पूर्व में बैठा था और इसने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है ना, और इसने अंग को जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल भी किया था। ठीक है,
अच्छा, क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि बिंबिसार की हत्या किसने की? तो बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था। ठीक है, चलिए, इसीलिए कहा जाता है कि प्रारंभिक उत्थान आपके बिंबिसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई? प्रथम बौद्ध संघ जो आपकी परिषद थी, यह आयोजित कहां पर की गई थी? ये भी की गई थी आपकी ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं सभी के। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, आपके राजगृह में किया था। ठीक, कहां पर? आपके राजगृह में की गई थी। और ये कहां पर की गई थी? तो सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। और इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने किया था। ठीक है, महाकश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? 125 का जवाब दीजिए। तो नगर नियोजन के लिए है ये आपकी ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं सभी के। ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, आपके सिंधु घाटी सभ्यता है, जो कि प्रमुख विशेषता आपके नगर नियोजन इसकी मानी जाती है। ठीक है ना, यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार आपके बसाए गए थे। ठीक है।